अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हम्वाना आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज साइफ़र के केस की दोबारा से समाअत हुई और 6 गवाहान जो इस वक़्त 6 गवाहान बच चुके थे, आज उन 6 गवाहान के बयानात कलमबंद हुए। इन गवाहान में आज़म खान के साथ जो कुछ मामला हुआ वो इससे पहले आपको बता चुके हैं। आज के 6 गवाहान में सबसे जो अहम शख्सियत थी, वो आज असद मजीद थे जो सफ़ीर रह चुके हैं अमेरिका में पाकिस्तान के, और उस वक़्त हुकूमत थी इमरान खान की। यानी सबसे अहम शख्सियत का आज बयानात उनके जो है उस गवाह के बयानात कलमबंद हुए। बेसिकली प्रोसिक्यूशन की जानिब से उसे पेश किया गया, जिन्होंने आज अपने बयानात कलमबंद करवाए। और एक वक्त ऐसा था जब इमरान खान ने कहा कि जो कुछ असद मजीद जो गवाही दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। तो आज उनकी क्या गुफ्तगू हुई और किस मौके पर इमरान खान ने कहा कि नहीं, ये जो अब आप बात कर रहे हैं ये आप बात गलत कर रहे हैं, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। और साथ में नाज़रीन, आज शाह महमूद कुरैशी की झड़प हुई है, प्रोसिक्यूटर हैं रिजवान अब्बासी, उनके साथ, और अच्छी खासी झड़प हुई है, बल्कि एक दूसरे को औकात याद दिलाई गई है शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी और प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी की जानिब से भी। काफ़ी नोक-झोंक तल्ख जुमलों का इस्तेमाल किया गया और ये नाज़रीन दूसरी मरतबा है। इससे पहले इमरान खान और सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला, उनके दरमियान तल्ख जुमलों का जो अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल किया जा चुका है। और अब ये शाह महमूद कुरैशी थे जो आज जिनके तल्ख जुमले या तकरार हुई आज प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी के साथ, वो भी मामला आपके सामने बताएंगे। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि शाह महमूद कुरैशी ने आज जज अबू अल हसनात को भी काफ़ी कुछ चीज़ों का मोर्द इल्ज़ाम ठहराया है। क्या कहा गया शाह महमूद कुरैशी की जानिब से, ये भी तमाम मामलात आप तक नाज़रीन पहुँचाएंगे। सबसे पहले साइफ़र केस के हवाले से जो आज समाअत हुई, उस हवाले से आपको बताएंगे क्यों आखिर इमरान खान को एक वक्त पर असद मजीद को रोकना पड़ा और ये कहना पड़ा कि जनाब आप जो कुछ कह रहे हैं ये आप असल हकाइक से हटकर गुफ्तगू कर रहे हैं। आज नाज़रीन, ज़रा आपके सामने खबर इस वक्त रख देते हैं। असद मजीद ने आज अदालत के रूबरू कहा कि 7 मार्च को असिस्टेंट सेक्रेटरी जनूबी एशिया डोनाल्ड लू से पाकिस्तानी मिशन की मुलाकात हुई। और डोनाल्ड लू ये वही शख्सियत हैं जिनके बारे में इमरान खान बार बार ये कहते हुए सुनाई दिए गए कि इस शख्स ने मेरी हुकूमत गिराने में अहम रोल प्ले किया, इस शख्स की वजह से अमरीकी मुदाखलत हुई और साजिश हुई पाकिस्तान के खिलाफ। और ये इसके बाद एक चिट भी लहराई गई इमरान खान की जानिब से। तो ये असल वो शख्सियत हैं डोनाल्ड लू। असद मजीद ने मजीद आज जो बयानात कलमबंद करवाया, उनके मुताबिक उनका कहना था कि दोनों फ्रीकेन को मालूम था मुलाकात की मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब नाजरीन, जब भी मुलाकात होती है या कोई इस तरह का इवेंट होता है तो अब पता होता है कि जब जो कुछ हमारी गुफ्तगू हो रही है, ये गुफ्तगू हमारी रिकॉर्ड भी की जाएगी, इसको बाद में लिखा भी जाएगा। और बाद में असद मजीद चूंकि सफ़ीर थे तो उन्होंने डोनाल्ड लू को भी पता था कि उन्होंने बाद में अपनी गवर्नमेंट को इस हवाले से इन्फॉर्म भी करना है। तो इसी हवाले से ये कह रहे हैं और कहते हैं जी कि इस गुफ्तगू को साइफर टेलीग्राम की शक्ल में 8 मार्च को पाकिस्तानी वजारत खारजा को भेजा गया और उस वक्त वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी थे। अब इस मौके पर बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा कि ये असद मजीद जो कुछ कह रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, मामलात इससे बाद में आगे जो ख़राब हुए जहाँ पर इमरान खान ने टोका, वो ये है कि असद मजीद ने अपने बयान को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि साइफर टेलीग्राम में साजिश या थ्रेट का कोई जिक्र नहीं था। अब ये वो चीज़ है जिस पर पूरी पीटीआई का या इमरान खान का एक बयानिया था और हकीकी आज़ादी और ग़ुलामी से निजात इस तरह के नारे थे और अमरीकी ग़ुलामी से निजात के नारे थे। तो पूरी पीटीआई का इस वक्त जो बयानिया है, जो मंशूर है, वो सारा इस बात के ऊपर खड़ा है। जबकि यहाँ पर असद मजीद ये बयान जो दे रहे हैं ये बिल्कुल ही डिफरेंट बयान दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उस साइफर में साजिश या थ्रेट का तो कोई सिरे से जिक्र ही नहीं था। अब यहाँ पर वैसे अगर मैं अपना तज्जिया यहाँ पर देता चलूँ तो जब साइफर वहाँ पर या जब जो कुछ वहाँ पर गुफ्तगू हो रही है और गुफ्तगू में अदम एतमाद के हवाले से जब वहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपकी हुकूमत में जो अपोजिशन है, अगर उन्होंने अदम एतमाद को कामयाब ना बनाया, या पाकिस्तान के खसूसन एक इदारों को एक मैसेज था कि अगर उन्होंने कामयाब ना बनाया तो फिर पाकिस्तान फिर फेस करने के लिए तैयार रहे, इसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस के लिए पाकिस्तान तैयार रहे। अब ये वाज़े तौर पर इसे आप थ्रेट भी कह सकते हैं, धमकी भी कह सकते हैं, जो उस वक्त डोनाल्ड लू की जानिब से दी गई। लेकिन अब चूंकि हो सकता है असद मजीद पर भी कोई प्रेशर हो, प्रेशर नहीं भी है तो फिर भी वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि जनाब इसमें साजिश या थ्रेट नहीं था। अब इस पर इमरान खान ने उन्हें टोक दिया और कहा कि डोनाल्ड लू ने जब कहा कि वजीर आजम को हटाओ और अदम एतमाद आ गई तो फिर साजिश कैसे नहीं हुई। आप कैसे कह सकते हैं जब ये सारी गुफ्तगू हो रही है तो आप इस चीज़ में ये कहते हैं
कि साजिश नहीं हुई, आपके अल्फाज ही इन चीज़ों के साथ मैच नहीं खा रहे। ये आज इमरान खान ने असद मजीद को टोकते हुए कहा। इस पर साबिक सफ़ीर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि साइफर को साजिश करार देना पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए सेटबैक था। अब ये वो असल बयान था कि अगर हम इसको साजिश करार देते हैं, जो कि हकीकतन साजिश के ज़ुमरे में आती है, तो फिर अगर इस तरह से होता है तो हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जब ये केस साइफर जमानत के हवाले से जब केस सुप्रीम कोर्ट में लगा, तो उस वक्त इमरान खान को मासूम या इनोसेंट क्यों कहा गया? क्योंकि उस वक्त भी वहां पर जो प्रोसिक्यूशन थी, प्रोसिक्यूशन ये साबित ही नहीं कर पाई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से यही कहा जाता रहा कि जनाब इससे जो हमारे फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे मामला खराब हो सकते हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई बात है ही नहीं कि आपके दूसरे किसी मुल्क के साथ मामला खराब हों। तो अब इसी चीज़ का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, और उनकी जानिब से भी, असद मजीद की जानिब से भी जनाब वो जिस तरह के रटू तोता होता है वही बयान दोहराया गया कि जनाब नहीं, इससे साइफर को हम साजिश वगैरह अगर करार देते हैं तो इससे हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे। और फिर नाज़रीन उन्होंने कहा कि 25 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, मुझे भी बुलाया गया। NSC में मुत्तफ़िका तौर पर साइफर टेलीग्राम के डिमार्च का फैसला किया गया। ये असद मजीद की जानिब से आज बयान दिया गया है, और इसी बयान पर बाद में इमरान खान ने उन्हें टोका और उन्हें कहा कि आप ये जो कह रहे हैं कि ये साजिश या थ्रेट नहीं है, तो आप ही मुझे समझा दें कि अदम एतमाद के मुतालिक जब गुफ्तगू हो रही है तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये साजिश या थ्रेट नहीं है। कल भी नाज़रीन आप तक पहुंचाया था कि किस तरह से बानी PTI इमरान खान उनकी जेलर के साथ वहाँ पर उनके सख्त जो है वो जुमलों का तबादला हुआ था। अब नाज़रीन अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं, और वो खबर है शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की। उस हवाले से भी आपको बताएंगे कि आज शाह महमूद कुरैशी भी गुस्सा हुए जज अबुल हसनात जुल्करनैन सीक्रेट एक्ट के तहत जिन्हें जज मुकर्रर किया गया, जिन पर कई सवालात उठते हैं, कई उंगलियां उठती हैं, उन पर आज काफ़ी गुस्सा हमें नजर आए शाह महमूद कुरैशी और प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी जो इस सारे मामले को, इस सारे साइफर केस को डील कर रहे हैं, उनके साथ भी सख्त जुमलों का तबादला हुआ। क्या मामला था वो भी आपके सामने इस वक्त नाज़रीन रख देते हैं। आज बेसिकली जब साइफर केस के समाप्त हुई तो उस दौरान शाह महमूद कुरैशी नाज़रीन रोस्टम पर आए और जज साहब और उन्होंने कहा कि जज साहब की गारंटी पर मेरे साथ हाथ हो गया कि मैंने तो जज साहब को कहा था कि ठीक है, जज ने गारंटी दी थी कि मैं ये आपका काम करूंगा, वो क्या काम है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन जज की जानिब से ये काम नहीं किया गया और इसी वजह से मेरे साथ हाथ हो गया। उन्होंने कहा कि तस्दीक ना होने पर NA 150, NA 151 और PP 218 से मेरे कागजात मुस्तरद हुए। मैंने कागजात नामजदगी की तस्दीक का कहा तो जज साहब ने कहा मेरा हुक्मनामा साथ लगा दो। और इस पर शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि जज साहब के हुक्मनामे के बावजूद मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। इस पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन कहते हैं कि शाह साहब हमने कानूनी तरीकाकार पूरा कर दिया था, यानी जज खुद को बचा रहे हैं कि जनाब हमने कानूनी तरीका पूरा अपना लिया था, जबकि कुरैशी की जानिब से कहा गया, शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया कि नहीं, आपने गारंटी दी थी लेकिन उसके बावजूद आपने वो तस्दीक नहीं की जिसकी वजह से मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। अब इस मौके पर नाज़रीन जो प्रोसिक्यूटर वहाँ पर खड़े थे रिजवान अब्बासी, वो इस मौके पर जनाब उन्होंने टांग अड़ाना चाहिए, वो इस मौके पर बोलना चाहा, जिस पर शाह महमूद कुरैशी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि मैं अपने बुनियादी हकूक़ की बात कर रहा हूँ, ये बीच में मौसूफ क्यों बोल रहे हैं, रिजवान अब्बासी को कहा गया। अब समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी और प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी, इन दोनों का फिर आपस में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। PTI रहनुमा ने कहा कि तुम ऊपर से आए हो, कौन हो तुम्हारी औकात ही क्या है। ये शाह महमूद कुरैशी की जानिब से रिजवान अब्बासी को उसकी औकात याद दिलाई गई। अब यही सेम अल्फाज रिजवान अब्बासी की जानिब से भी दोहराए गए। उन्होंने जवाब दिया कि जनाब मुझे आप ये कह रहे हैं तो आप बताएं आपकी क्या औकात है। इस मौके पर फिर जज को दरमियान में कूदना पड़ा और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को और प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी के दरमियान उन्हें पुरसकून रहने की उन्होंने तलकीन की और उन्हें खामोश करवाया। जज की जानिब से कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवा दी है और इस हवाले से हम इसमें देखेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। जज ने उसके बाद PTI रहनुमा से यानी शाह महमूद कुरैशी से कहा कि ये आपका हक है, हम इस दरख्वास्त को देख लेते हैं, आपके जो भी हकूक़ हैं वो आपको मिलेंगे। तो आज ये नाज़रीन ये दूसरा वाक़या था। कल सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला, उनके साथ इमरान खान की तल्ख कलामी और मौसूफ कहते हैं कि मुझे इमरान खान की जानिब से तुम कहकर बुलाया गया, इस वजह से वो गुस्सा हुए।
تو آج پروسیکیوٹر رضوان عباسی غصہ ہو گئے اور وہ ایک دوسرے کو یعنی قریشی اور آپس میں ایک دوسرے کو اپنی اوقات یاد دلاتے ہوئے آج ہمیں نظر آئے. تو یہ تھا ناظرین آج کا سائفر کا معاملہ. اب غصہ ایک جانب اگر دیکھیں پروسیکیوشن کی جانب سے غصہ کیا جانا, سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے غصہ کیا جانا, تو یہ ایک اشارہ ہمیں ضرور ملتا ہے کہ یہ جو سائفر کیس جس کو بڑا بنایا جا رہا تھا کہ اس کو سزائے موت اور عمر قید اور اس طرح کے کئی ہم نے الفاظ دیکھے یا آپ نے بھی کئی باتیں سن رکھی ہوں گی, تو اب اس کیس میں چونکہ جان رہی نہیں ہے, یہ کیس بالکل بے جان ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. تو اب اسی وجہ سے پروسیکیوشن بھی غصہ ہے. کیوں پروسیکیوشن کیوں غصہ ہے؟ کیونکہ پروسیکیوشن کو پیچھے سے جہاں سے کوئی دباؤ پڑتا ہے, جہاں سے جو کچھ بھی ہوتا ہے, کچھ بھی معاملہ, کافی سارے معاملات ہیں چونکہ وہ بھی ایک ادارے سے ریلیٹڈ ہے, تو پروسیکیوشن کا بھی غصہ ہونا جائز ہے, سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کا بھی غصہ ہونا جائز ہے. کیوں ان کے غصے کی سب سے بڑی وجہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کو انوسنٹ قرار دینا ہے اور ان دونوں کی ضمانت ملنا ہے. یعنی جب سپریم کورٹ ضمانت دے دے تو اس کے بعد آپ سمجھ جائیں کہ یہ کیس جو ہے بالکل ختم ہو چکا ہے. اب سب سے آخری اور تیسری اہم خبر جو آپ کو دینی ہے, آپ تک پہنچانی ہے, وہ ہے ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک مرتبہ پھر سے ساؤتھ پنجاب والوں کو لالی پاپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج یوسف رضا گیلانی سابق پرائم منسٹر رہ چکے ہیں جن کا تعلق ساؤتھ پنجاب ملتان سے ہے, آج ان کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آفر کی گئی اور کہا گیا کہ جناب ہمیں اقتدار دیں, ہم اقتدار میں آ کر جنوبی پنجاب کو صوبہ بنائیں گے. اس سے پہلے ملتان سیکٹریٹ ہے اور سیکٹریٹ یہ بھی شاہ محمود قریشی کی آپ محنت سمجھ سکتے ہیں. یہ 3.5 سال میں جو خان کی گورنمنٹ تھی پہلی مرتبہ اس پر تھوڑا بہت ہمیں کام نظر آیا اور صرف جہاں صوبہ بننا تھا وہاں پر صرف ایک سیکٹریٹ بنائی گئی. تو اب ان کی جانب سے یوسف رضا گیلانی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جناب اب صرف سیکٹریٹ ہی کافی نہیں ہے, ہمیں آپ دوبارہ موقع دیں تو ہم آپ کو دوبارہ ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بنا کر دیں گے. اور یہ وہ ہتھ کنڈے ہیں ناظرین جو پتہ نہیں پچھلی کئی دہائیوں سے ساؤتھ پنجاب کے ساتھ انہیں لالی پاپ اس طرح کے دیے جاتے رہے ہیں, ووٹ ان سے لیے جاتے ہیں اس بنا پر کہ جناب ہم کچھ شہروں کو ان کو ڈویژن بنائیں گے, ساؤتھ پنجاب کو صوبہ بنائیں گے. یہ لارے جو ہیں یہ ہمیں نواز لیگ کی جانب سے بھی نظر آئے, یہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی نظر آئے, یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی نظر آئے, یہ لیکن امپلیمنٹیشن آج تک کسی کی جانب سے نہ ہو سکی. پی ٹی آئی نے صرف اتنا کیا کہ ملتان کو سیکٹریٹ بنایا, لیکن اب ایک مرتبہ پھر سے پاکستان پیپلز پارٹی آج کل بلاول بھٹو بڑے جلسے کر رہے ہیں تو ان کی جانب سے اب پھر سے لالی پاپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ساؤتھ پنجاب والوں کو ہم الگ صوبہ بنا کر دیں گے, ہمیں آپ اقتدار میں آنے دیں. تو یہ ان کا کوئی پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہو رہا. ساؤتھ پنجاب والے اس مرتبہ ووٹ اپنا دیکھ کر اور سوچ سمجھ کر دیں, ان اشخاص کو دیں جن سے لگتا ہے انہیں کہ نہ صرف ملک کی بہتری ہو سکتی ہے بلکہ ان کے اپنے شہر میں بھی اس سے کافی کچھ فرق پڑ سکتا ہے. تو ایسے اشخاص کا انتخاب کریں. یہ جتنے بھی آپ کو لارے یا لالی پاپ دیتے ہیں اب ان کا وقت ختم ہو چکا ہے. جب بھی آپ 8 فروری کو جب آپ ووٹ دینے کے لیے جائیں, ووٹ کاسٹ کرنے جائیں, تو آپ ان تمام سینیریو کو, ان تمام معاملات کو آپ نے دیکھ کر اس کے بعد ہی ٹھپا آپ نے لگانا ہے. وہ جس پر آپ کا دل کرے, جو آپ کی منشا ہو, اسی پر آپ ہی ٹھپا لگا سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ثقلین حمانہ کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.